वेलकम बैक टू एनजी कॉन अकेडमी स्टूडेंट्स। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेटेड वेलोसिटी ऑफ साउंड से। तो शुरू करते हैं जी वेलोसिटी ऑफ साउंड। अच्छा जी, अगर हम वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात करें कि वेलोसिटी ऑफ साउंड है कितनी, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल है तकरीबन 331 मीटर पर सेकेंड के। साउंड जो है वो है हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका मतलब है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। ठीक है, अगली जो चीज है वो है हमारे पास कि थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि साउंड की स्पीड सबसे पहले किस तरह फाइंड हुई थी। तो साउंड की स्पीड सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई थी यूजिंग फिनोमेना ऑफ एको। ठीक है, या इको। तो इसमें हुआ क्या था कि 17th सेंचुरी में एक फ्रेंच साइंटिस्ट था। उन्होंने क्या किया था कि दो पहाड़ के बीच में डिस्टेंस मेजर कर लिया था कि भाई इस पहाड़ से इस पहाड़ के बीच में जो डिस्टेंस है वो ऐसे। फिर यहां से उन्होंने साउंड प्रोड्यूस किया, वो साउंड गया और वापस आया और उसका उन्होंने टाइम नोट कर लिया। फिर उन्होंने वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला लगाया और उन्होंने जो निकाली वो वेलोसिटी वो अप्रॉक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकंड के इक्वल थी। तो इस तरह से पहली बार वेलोसिटी ऑफ साउंड डिस्कवर हुई थी कि भाई कितनी होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब अगली चीज क्या है कि फिर हम जो पढ़ते आए हैं न्यूटन और लैप्लस, उन्होंने क्या किया। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि न्यूटन और लैप्लस ने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड नहीं की, उन्होंने प्रोपगेशन ऑफ साउंड को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। ये अब हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आते हैं जी न्यूटन के ऊपर। तो न्यूटन ने यह बात की कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या मतलब हुआ जी इसका कि इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो उसने ये कहा कि अगर साउंड जा रहा है कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस की फॉर्म में, तो जितना टेम्परेचर हमारे पास कंप्रेशन का होगा वही टेम्परेचर हमारे पास रेयरफैक्शन का भी होगा। कंप्रेशन के दौरान जो हीट जनरेट होगी वो इन्वायरमेंट में एस्केप कर जाएगी और फिर रेयरफैक्शन के दौरान वही हीट इन्वायरमेंट से वापस वेव के अंदर इंटर कर जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है कि कंप्रेशन में हीट जनरेट होती है जो कि बाहर निकल गई और फिर रेयरफैक्शन में यही हीट वापस अंदर चली गई और टेम्परेचर रेयरफैक्शन का और कंप्रेशन का क्या रहा, सेम रहा। ठीक है, तो ये बात की थी हमारे पास न्यूटन ने। तो अगर आपसे न्यूटन के बारे में सवाल किया जाए कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन ड्यूरिंग कंप्रेशन तो हीट के साथ क्या होगा, तो हीट विल बी रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। फिर ड्यूरिंग रेयरफैक्शन क्या होगा, हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। टेम्परेचर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की बात की जाए तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। अगली चीज, न्यूटन ने इस थ्योरी के जरिए इलास्टिसिटी को रिप्लेस किया प्रेशर से और जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव की इक्वेशन थी उसको कुछ इस तरह से मॉडिफाई किया और इसमें जब उसने एयर प्रेशर यूज किया तो उसके पास जो इक्वेशन, जो वेलोसिटी आई वो आई 298 मीटर पर सेकेंड, जो कि उसने उसी वक्त कह दिया कि भाई मैंने गलत कहा है, इतनी वेलोसिटी नहीं होती, तो ये प्रोसेस इस तरह से नहीं होता। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास न्यूटन का एक्सपेरिमेंट जिसने कहा था कि साउंड जो है वो क्या है, प्रोपगेशन उसकी आइसोथर्मल प्रोसेस है। फिर न्यूटन के बाद अगला बंदा आया जी हमारे पास लैप्लस। लैप्लस ने आके कहा जी कि स्पीड की जो प्रोपगेशन है, सॉरी साउंड की जो प्रोपगेशन है
वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में स्टूडेंट्स क्या होता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई हीट गेन या लॉस नहीं होती। ठीक है, ये होता है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। तो लैप्लस ने क्या कहा ये देखते हैं। लैप्लस ने कहा जी कि टेम्परेचर जो है ऑफ कंप्रेशंस वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टेम्परेचर ऑफ रेयरफैक्शन। और उसने कहा कि नो हीट इज ड्यूरिंग कंप्रेशन, और सिमिलरली उसने कहा कि नो हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग रेयरफैक्शन। और उसने इसका रीजन ये दिया कि ये इतना रैपिड प्रोसेस है साउंड की ट्रेवलिंग कि ना उसको टाइम मिलता है हीट लूज करने का और ना ही उसे टाइम मिलता है हीट गेन करने का। ठीक है, तो ये बात की हमारे पास लैप्लस ने। लैप्लस ने न्यूटन की इक्वेशन को चेंज किया और उसने कहा कि जो हमारे पास ये इलास्टिसिटी कांस्टेंट होता है ये इक्वल होता है गैमा प्रेशर के। फिर इस इक्वेशन को उसने कुछ इस तरह से चेंज किया, गैमा पी बाय रो, और उसने जो वेलोसिटी निकाली वो थी अप्रोक्सीमेटली 331 मीटर पर सेकेंड, जो कि क्लोज थी टू द स्पीड ऑफ साउंड। तो इस तरह प्रूफ हुआ कि भाई लैप्लस ने क्या कहा है कि जो बात की है वो ठीक है। अब यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने गैमा के बारे में नहीं पढ़ाया, तो मैं आपको आगे डिटेल से इसके बारे में कराने जा रहा हूं। तो अब हम देखते हैं जी फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, अब स्पीड ऑफ साउंड की इक्वेशंस क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहली इक्वेशन है हमारे पास E बाय रो, जिसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड जो लैप्लस ने इसकी इक्वेशन चेंज की वो थी गैमा पी बाय रो, और P को अगर मैं रिप्लेस करूं तो मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूं जनरल गैस इक्वेशन से, कि मैं इसको चेंज करके लिख दूंगा गैमा आर टी बाय एम। ठीक है, मैंने जनरल गैस इक्वेशन से P को रिप्लेस किया है NRT से। तो अब अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को कंसिडरेशन में लूं तो सबसे पहला आ जाता है रिलेशन विद इलास्टिसिटी कांस्टेंट। ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये इंटर मैटर के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वेलोसिटी ऑफ सॉलिड जो है वो ग्रेटर होती है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड और वेलोसिटी ऑफ गैसेस से। तो कभी अगर आपके पास कंपैरिजन आ जाए सॉलिड लिक्विड और गैसेस का, तो आपने कुछ भी नहीं सेकंड थॉट रखनी, आपको डायरेक्ट इसका आंसर पता होना चाहिए कि सॉलिड में ज्यादा होगी, लिक्विड्स में सेकंड पे, और फिर सबसे कम गैसेस में होगी। ठीक है, क्योंकि ई जो है वो पार्ट प्ले करता है। सेकंड जो है वो अब हम देख लेते हैं अफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब अफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है जी, कि वेलोसिटी और प्रेशर जो है वो इस तरह से रिलेटेड है। तो अगर मैं कहूं कि मैं प्रेशर को 2 टाइम्स करता हूं तो वेलोसिटी कितने टाइम्स होगी, तो इसका आंसर होगा नो अफेक्ट ऑन वेलोसिटी। ठीक है, रीजन इसका यह है कि जब मैं प्रेशर ज्यादा करूंगा तो डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी और वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए मैं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, थर्ड चीज को डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड है हमारे पास अफेक्ट ऑफ गैमा। अब गैमा के लिए स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए गैमा की वैल्यू है 1.6, डाई एटॉमिक गैसेस के लिए इसकी वैल्यू है 1.4।
और पोली एटॉमिक के लिए इसकी वैल्यू है 1.2। और जो हम एयर लेते हैं, ठीक है, एयर को आप 90% आपका क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है 99%, ये दोनों क्योंकि डाई एटॉमिक है इसलिए एयर के लिए हम इसको 1.4 ही लेते हैं। और लैप्लस ने भी इसको कितना लिया था, 1.4 लिया था। तो अगर मैं वेलोसिटी कंपेयर करूं तो वेलोसिटी जो है, क्योंकि उसका डायरेक्ट रिलेशन है गैमा के साथ, इस वजह से वेलोसिटी ऑफ मोनोएटॉमिक गैसेस सबसे ज्यादा है, फिर डायटॉमिक गैसेस और फाइनली पॉलीएटॉमिक गैसेस में। ठीक है, तो मोनोएटॉमिक गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होती है, फिर डायटॉमिक में और फिर पॉलीएटॉमिक में। और रीजन क्या है इसका, गैमा है, कि गैमा की वैल्यू सबसे ज्यादा मोनोएटॉमिक के लिए, फिर डाई के लिए और फिर पॉलीएटॉमिक के लिए। इन तीन रिलेशंस को पढ़ने के बाद अब जो नेक्स्ट रिलेशन हम देखेंगे वो है विद मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा जी, मॉलिक्यूलर वेट के साथ वेलोसिटी का इनवर्स का रिलेशन है। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट के साथ इनवर्स का रिलेशन है, यानी कि जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, कम होगी। लेकिन इससे ज्यादा जो है ना, वो इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ये इक्वेशन है कि v1/v2 इज इक्वल टू m2/m1। सवाल इससे क्या आता है, सवाल इस तरह से आ जाएगा, व्हाट इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, ये सवाल आ जाएगा आपके पास कि स्पीड ऑफ साउंड आपने फाइंड करनी, यानी कि आपने वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ हीलियम फाइंड करना है। तो इसके लिए हल क्या होगा आपके पास, हल सिंपल होगा कि आप यहां पर लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ हीलियम इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम है मेरे पास 4, हाइड्रोजन है 1, तो ये हो जाएगा 2। तो इनका रेशो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई भी दो मॉलिक्यूल्स दिए जा सकते हैं और उनकी वेलोसिटी का रेशो पूछा जा सकता है। फाइनली जो एक रिलेशन आपके पास बच जाता है वो बचता है विद टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को देख लेते हैं। अच्छा, टेम्परेचर के साथ जो है स्टूडेंट्स वो है इसका रिलेशन डायरेक्ट, यानी कि वेलोसिटी और टेम्परेचर इस तरह से डायरेक्टली रिलेटेड है। और अगेन इसको मैं इस तरह से लिखूंगा कि V नॉट बल्कि VT ओवर V नॉट इज इक्वल टू TT ओवर T नॉट। और इसमें क्या है कि इसमें V नॉट जो है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, VT जो है वो आपकी वेलोसिटी एट टेम्परेचर T है, T नॉट जो है वो आपका इनिशियल टेम्परेचर है और TT जो है वो आपका फाइनल टेम्परेचर है। ठीक है, लेकिन इसमें जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है और जो बच्चे मैंने रिपीटेडली देखा है कि करते हैं, वो ये करते हैं कि इसको सेल्सियस में ले देते हैं। इसमें सेल्सियस यूज़ करना गुनाह है। ये दोनों टेम्परेचर्स आपके पास केल्विन्स में है। ठीक है, ये सेल्सियस में नहीं है स्टूडेंट्स, ये केल्विन में है। आपको मैं रिपीटेडली बता रहा हूं कि इनमें अगर आपने सेल्सियस यूज़ किया तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन कर लेते हैं एक के एट 0 डिग्री वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट 819 डिग्री। ये मैंने बेसिकली फाइंड करना। ठीक है, तो अगर मैं इसको फाइंड करना चाहूंगा तो मैं लिख दूंगा कि VT डिवाइडेड बाई V नॉट इज इक्वल टू TT बाय T नॉट। तो V नॉट है मेरे पास यहां पर
330, बल्कि सबसे पहले आपने करनी है कन्वर्जन। तो टी हो जाएगा 819 प्लस 273, ये हो जाएगा मेरे पास 1092 केल्विन, जबकि टी नॉट हो जाएगा 0 प्लस 273 और ये हो जाएगा 273 केल्विन। अब जब मैं ये इस इक्वेशन में डालूंगा तो मेरे पास बच जाएगा वीटी ओवर 330 इज इक्वल टू 1092 डिवाइडेड बाय 273 होल अंडर द रूट। इसका आंसर आ जाएगा 4 अंडर रूट, या इसको मैं सिंपल लिख सकता हूं 2, और वीटी हो जाएगा 330 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 660 मीटर पर सेकेंड। तो 819 पे कितना हो जाएगा, वो वेलोसिटी ऑफ साउंड तकरीबन डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स एक और इक्वेशन है जो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड में लिखी हुई है किताब में, और वो इक्वेशन है इस तरह की कि वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी। इस इक्वेशन को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूं फाइनल वेलोसिटी एट टेम्परेचर टी, ये मेरे पास होगी इनिशियल वेलोसिटी, और ये हम लेते हैं एट 0 डिग्री, और ये जो है ये है मेरे पास टेम्परेचर डिफरेंस। अब ये आप सेंटीग्रेड में भी ले सकते हैं या आप केल्विन में भी ले सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये डिफरेंस है। तो डिफरेंस के लिए आप चाहे सेंटीग्रेड लें चाहे केल्विन लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आपने याद क्या रखना है, इसको कभी भी यूज नहीं करना वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड करने के लिए, क्योंकि इससे काफी बार जो है कंफ्यूजन होती है, बंदा गलत होता है। पिछली वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन से आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा, आपकी कैलकुलेशन ज्यादा लग जाएगी, लेकिन इवेंचुअली आप ठीक आंसर पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपने नहीं यूज करनी, लेकिन इसका एक वक्त पे यूज आता है। एक स्टेटमेंट आती है फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस बाय हाउ मच, तो उसका आंसर होता है 0.161 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा इसका कोई खास यूज नहीं है। तो यहां पर हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड का सारा कवर कर लिया। अब हम आगे जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ।